अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, इस वक्त हुकूमत का मुसलसल मौक़िफ़ ये है कि इनकी गवर्नमेंट एक पॉपुलर गवर्नमेंट है। मुल्क में तरक्की हो रही है, इकॉनमी से मुतल्लिक इंडेक्सेस मुसलसल बेहतर हो रहे हैं, इन्फ्लेशन पर कंट्रोल है। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इस वक्त एक्सपोर्ट्स में मुसलसल कमी दिखाई दे रही है। तजारती खसारा बढ़ रहा है। बिजनेस कम्युनिटी जिसको ये उम्मीद थी कि शायद स्टेट बैंक पॉलिसी रेट को सिंगल डिजिट पर ले जाएगी, 10.5% बरकरार रखने पर भी वो मायूसी का इजहार कर रहे हैं। टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ये क्लेम कर रही है कि इनकी 150 से ज़ायद मिल्स बंद हो चुकी हैं। एक तरफ बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्रियल इमरजेंसी का मुतालबा कर रही है तो किसान कम्युनिटी एग्रीकल्चरल इमरजेंसी का मुतालबा करती दिखाई दे रही है, क्योंकि गंदम के बाद आलू की सीज़न पर भी काश्तकार नुकसान उठा रहे हैं। मगर क्या हुकूमत को इस तमाम सूरत हाल का एहसास है? क्योंकि बज़ाहिर ये नज़र आता है कि हुकूमत का सारा फोकस अपने मुखालिफिन की आवाज़ों को दबाने पर है। ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा का केस हम देख चुके हैं। बसंत जैसा एक सकाफती इवेंट जो लाहौर में 25 साल के बाद मनाया जाएगा, इस पर भी तरह तरह की पाबंदियों के नोटिफिकेशन सामने आ रहे हैं कि पतंगों का कलर किसी शख्सियत या सियासी झंडे से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। इससे पहले हम स्टेज गानों के मामले पर भी हुकूमत का एक नोटिफिकेशन देख चुके हैं और एक कवाल पर भी मुकदमा होता हुआ देख चुके हैं। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसकी बज़ाहिर वजह ये समझ आती है कि ख़ुद को पॉपुलर कहने वाली हुकूमत किसी इनसिक्योरिटी का शिकार दिखाई देती है और इनको किसी बात का इतना खौफ है जिसके लिए इतने नोटिफिकेशन जारी करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा आज हमने वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसमें वादी तीरा में ऑपरेशन के हवाले से इनका यही कहना है कि वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और वहाँ कोई इंसानी बहरान नहीं, और जो नकल मकानी हो रही है वो मामूल के मुताबिक है। लोग हर साल बर्फ़बारी के मौसम में दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। इन्हीं सब पर बात करने के लिए पैनल हमारे साथ मौजूद है। राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहब मौजूद हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दानियाल अजीज़ साहब मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। ऑपरेशन के मामले पर जो तीरा में बिलखसूस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, ख्वाजा आसिफ साहब उसमें मौजूद थे, तारड़ साहब थे, इख्तियार वली साहब थे। पख्तूनख्वा की जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो इससे डायमेट्रिकली अपोजिट दिखाई दे रहा है। सुहेल साहब ने यह भी कहा कि ये जो वॉलंटरी तौर पे माइग्रेशन का नैरेटिव वफाक फैला रहा है, इससे क्या मुराद लें कि किसी शादी के इवेंट पे तो वो नहीं शिरकत करने के लिए बाहर निकले। दूसरी जानिब ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि ये हर साल की यूजुअल प्रैक्टिस होती है। तो ये दोनों तरफ की जो ब्लेम गेम चल रही है, इसमें सफ़र तो लोकल ही कर रहा है ना कोई। इससे क्लैरिटी लेने के लिए कोई कोऑपरेशन नहीं हो सकती सूबे के साथ? कोई बैठ के बातचीत नहीं हो सकती कि सूबे और वफाक दोनों के स्टेक होल्डर्स एक जगह बैठकर आवाम को बता दें कि बिलाखिर हो क्या रहा है और माइग्रेशन क्यों हुई और किसके हुक्म पर हुई और किसने इससे इनकार किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यही तो बात अफसोसनाक है और असल बात यह कि बातचीत तो हुई, इसके अंदर जिरगा हुआ, 3 ऑप्शंस डिस्कस की गई। उसके अंदर फिर कंसेंसस के साथ यही फैसला हुआ कि 50 से 60% माइग्रेशन लोगों की जो तीरा वैली में मौजूद हैं वो होती है हर साल, क्योंकि सर्दियों के अंदर वो नीचे प्लेन्स में आ जाते हैं। तो ये इसी दौरान वॉलंटरी जो माइग्रेशन है उसके दौरान ऑपरेशन किया जाएगा। इसी पे कंसेंसस था और इसके ऊपर जो सूबाई हुकूमत है उसने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी थी, जिसमें 4 अरब रुपए की बात हुई, जिसमें 50,000 रुपए माहाना रेंट देना था, वो हुकूमत ने देना था, उसकी एग्रीमेंट के साथ ये डिसाइड हुआ। इसी तरह 41 के करीब पुलिस की पिकेट्स जो हैं वो भी सूबे ने करनी थी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आइसोलेशन में वफाक ने कोई प्लान किया, ये तो सूबा इसका थ्रू आउट इसके अंदर शामिल था और उसके अलावा वहाँ के लोग भी शामिल थे, क्योंकि जिरगा जो जावेद आफरीदी के हुजरे में हुई वो इसके साथ कंसेंसस में थे। तो अब ये कंफ्यूजन जो फैलाई जा रही है, अगर आपका एजेंडा कंफ्यूजन फैलाना हो, अगर आपका एजेंडा जो है वो स्मगलर्स को और जो दहशतगर्द हैं उनको उनको किसी तरीके से ये कंफ्यूजन फैला के फैसिलिटेट करना हो, जो कि मेरे सोच और समझ से बालातर है कि एक जो कॉन्वर्सेशन हुई, डायलॉग हुआ, जो जिरगा हुई, उसके अंदर आप थ्रू आउट उसके स्टेक होल्डर थे। तो अब ये कंफ्यूजन क्यों?
इसका जवाब तो सूबा ने देना है कि क्या वो हर हाल में उसने एक ऐसा बयानिया बनाना है जो मुल्की नैरेटिव के खिलाफ हो, जो मुल्की एजेंडा या जो गोल सेट किए गए हैं उसके खिलाफ हो। तो यहाँ तो देखें, एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कंसल्टेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं ये हो चुकी है। नहीं, ये इस इस पे कंसल्टेशन पे एग्रीमेंट थी। राणा साहब इस पे मुजम्मिल असलम साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने कहा कि 78 में से 70 साल तो विफाक के पास था इंतज़ाम, तो अगर पुलिस थाने नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा कसूर तो नहीं है। सेकेंडली ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा 12,000 एकड़ पर भंग की काश्त हो रही है, वहाँ पे सारा मसला पैसों का है। टीटीपी को सूबाई गवर्नमेंट ने गारंटीज़ कोई दी होंगी, इसीलिए लोग बाहर आए हैं। तो इसका कोई सबूत फिर अगर फराम करें तो मामला आसान हो जाएगा। देखें, ये बिल्कुल, आप अगर ये कहें कि 12 साल से आपकी हुकूमत है और सारा ठेका जो है वो वफाक ने लिया हुआ है, तो ये तो मेरे ख्याल से लोगों की जो सोच और समझ की को जो है वो चैलेंज करना है कि आप ये सोचें कि फिर इनका क्या काम है। 12 साल, 18वीं तरमीम हो चुकी है, इनको डेवलपमेंट के जो बजट हैं ये अपनी मर्जी से चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट जो है वो स्पेंड करती है। क्या आप अपनी पूरी जिम्मेदारी से आप जो है फारिग हो चुके हैं कि आपकी कोई जिम्मेदारी? ऐसे नहीं है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। लॉ एंड ऑर्डर इनकी जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम के बाद जो बजट स्पेंड करना है वो इन्होंने अपनी मर्जी से करना है, उसकी प्रायोरिटी इन्होंने सेट करनी है। तो ये कहना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अपनी अपनी लोगों को कंफ्यूज करना या अपनी जिम्मेदारी से हट के बात कर रहे हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं पॉइंट आ है। गया। इनको जिम्मेदारी लेनी होगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पहले कंसेंसस था, अब कंफ्यूजन इनकी तरफ से फैलाई जा रही है। ठीक है, कंफ्यूजन जो कि बड़ा यकीनन है अफसोस इस पर। अहमद साहब, अक्यूज़ किया जा रहा है पीटीआई को कि आप एक सूबाई गवर्नमेंट के लेवल पे फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। आपने कहा हमें मालूम ही नहीं, इल्म ही नहीं कि ये सब हो रहा है, जबकि आपकी काबीना की मीटिंग्स के एजेंडाज़ में ये तीरा की माइग्रेशन डिस्कस हो चुकी है, बजट एलोकेट हो चुके हैं। इसके अलावा अता तारड़ साहब ने जो डॉक्यूमेंट आज दिखाया ख्वाजा आसिफ साहब के हमरा, उसमें आपके एमएनएज़ के नाम तक लिखे हुए हैं जिनके घरों में बैठ के ये सारे सेटलमेंट के मामला तय होते हैं। और अब आकर सूबाई हुकूमत अगर ये कहे कि हमें तो बिल्कुल भी इल्म नहीं था, ये तो ब्लेम गेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से एवेजन नहीं है ये। देखिए, अब ये मैटर ऐसे हैं कि ये इट रिक्वायर्ड एक एविडेंस यहाँ बैठ के, ये दोनों, क्योंकि ये एक लॉफ्टी स्टेटमेंट है ना, अब यहाँ बैठ के उनका एकदम से ऐसा नहीं किया जा सकता। बात ये है कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे एंटी स्टेट बात बड़े जोर से और बड़े जज्बे से कर दी जाती है फेडरेशन की तरफ से, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी एंटी स्टेट एक्टिविटी जो है वो इस वक्त की हुकूमत कर रही है। इसलिए कि पाकिस्तान को जब डिवाइड किया गया, सब कॉन्टिनेंट से पाकिस्तान बना और इंडिया अलग हो गया भारत, तो उस वक्त उसकी बुनियाद जो थी, पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल स्टेट की बुनियाद जो थी, वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर, वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और वो इक्वलिटी बिफोर लॉ के ऊपर रखी गई थी, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये बुनियादी चीजें हैं जो आपके जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की शक्ल में अब भी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। अब इन सब की नेगेशन हो चुकी है। सो दिस इज द बिगेस्ट एंटी स्टेट एक्टिविटी जो ये हुकूमत कर रही है, और इससे बड़ा मुजरम कोई नहीं हो सकता। इट्स द बिगेस्ट एलिगेशन ऑफ दिस गवर्नमेंट। इसके बाद ये जो बातें करेंगे ये झूठ बोलते हैं। ये बात जब तक खुल के सामने नहीं आएगी, ये क्या हुआ, क्या दोनों सामने आमने बैठे तो फिर होगी। ये वो कह रहे हैं झूठ, आपने वो कह रहे हैं झूठ, पीटीआई बोल रही है ऑपरेशन हो ही नहीं रहा, ऑपरेशन का एविडेंस दे दें। कैसे बोल रही है? सुनिए, आप नोटिफिकेशन की बात करते हैं, मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ। झूठ पीटीआई कैसे बोल रही है? पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स का कोई एहसास है किसी को? पाकिस्तान की वो आइडियोलॉजिकल जो नेचर थी पाकिस्तान के बनाने की, वो मौजूद है, जिसकी बुनियाद जो थी वो सिटी स्टेट ऑफ मदीना के ऊपर थी। आप सब चीजें खत्म करके बैठे हुए हैं। क्या एक इंग्लिश का मुहावरा है कि व्हेन अ पर्सन ब्रेक्स हिज वर्ड्स ही बिट्स अदर टू बी फॉल्स विद हिम। ये यहां पे कैफियत है ना। अपनी बात के ऊपर हुकूमत की तरफ से जो एक फॉल्स हुकूमत बनी हुई है, कोई किसी बात पे पक्के होते हैं, झूठी स्टेटमेंट देते हैं पब्लिकली और उसके ऊपर अमल नहीं होता। ये आप दूसरे को भी बिट दे रहे हैं कि वो भी यही काम करें, वो भी कोई जो है उनके स्टेटमेंट भी कोई ठीक नहीं है।
लेकिन उसकी बुनियाद जो मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप हमारे इस सारे मामलात के अंदर एक चीज मिसिंग है, और वो सबसे अहम चीज है, और वो कानून है। ठीक। कानून पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक के अंदर से मिसिंग है इस वक्त। उसके अदम मौजूदगी के अंदर ये सारी बातें होंगी, जिसका जो वक्त आएगा और जो जहां जोर लगेगा वो इस्तेमाल कर लेगा और कहेगा जी मैं सच बोल रहा हूं। और यही बात दुरुस्त है। यह खतरनाक तरीन सूरत हाल है कि जहां हमें कोई, हमारे लिए ना कोई कमिटमेंट की हैसियत है, ना कानून की कोई हैसियत है। यह खतरनाक सूरत हाल है जो पाकिस्तान जिसे दो चार है। अहमद साहब थोड़ा सा मैं अगर मौजू पे वापस आऊं, आप ना पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें कि फिर तालिबान के साथ क्या रवैया होना चाहिए, ताकि समझ आ जाए कि पीटीआई का डिफरेंस है क्या वफाक के साथ। हाउ शुड वी डील विद तालिबान? पाकिस्तान का बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं, और पीटीआई का बुनियादी तौर पे उनको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। जो पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं अफगानिस्तान के रास्ते से और उसकी सरहद से, उसको आयरन हैंड के साथ ही पाकिस्तान की हुकूमत को, सिक्योरिटी जो अदारे हैं उनको, आयरन हैंड तो ऑपरेशन से होता है ना। ये आयरन हैंड ये ऐसे नहीं होता ना। आप ऑपरेशन के नाम के ऊपर वहां पे तबाही फेर रहे हैं। ऑपरेशन तो वो जो लोग वहां आएंगे उनके साथ आप डील करेंगे, लेकिन इसका मुस्तकिल हल जो है वो निकालने के लिए आपको यू हैव टू गो बैक टू द पोजीशन कि ये बात शुरू कहां से हुई है और क्यों हुई है। कभी गौर किया आपने ये बात? जी, ये बात आपको ये देखिए कि पाकिस्तान को आप ये जब केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है 2023 के अंदर आखिर में। ठीक। केयर टेकर गवर्नमेंट के पीछे 3 साल चले जाएं और कितने पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हुए वो गिन के ये सिक्योरिटी जो है अदारे जो हैं उनके पास मौजूद होंगी, वो काउंट कर लें फिगर। और उस दिन से लेकर जब अनवरुल्लाह काकड़ ने ऐलान किया कि ये एज ए केयर टेकर चीफ प्राइम मिनिस्टर, जो उसके अख्तियारात में नहीं था, तो ये सब अफगानियों को निकाल दो। उसके बाद से अब तक कितने टेररिस्ट अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर? हजारों हुए हैं। इसकी वजह क्या थी कि एक आदमी जिसको अख्तियार नहीं था, यह काम हुकूमतों का होता है, चाहे गलत हुकूमत बनी थी, सही बनी थी, जब यह हुकूमत बन जाती, यह गवर्नमेंट अफगानिस्तान के साथ बैठ के निगोशिएशन करते और कहते कि जनाब ये इतने हमारे पास बैठे हुए, इतने ये सोल्यूशन आपने दे दिया। हम आपस में तय करें। ठीक है, मैं इस पे कमेंट भी ले लूंगा। ठीक है दानियाल साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। टेररिज्म का मसला काफ़ी संगीन है। तकरीबन 4000 पाकिस्तानियों की जान जा चुकी है 2 सालों में, और तीरा के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर भी आपने सूबे और विफाक के दरमियान एक रेसलिंग मैच देख लिया होगा, विच इज़ अनफॉर्चुनेट बिकॉज इतने सीरियस कंसर्न के ऊपर भी एक मौक़िफ़ नहीं सामने आया। आपके नज़दीक कौन ठीक बात कर रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है? देखिए जी, इसमें जो रिकॉर्ड क्लियरली बता रहा है वो ये बता रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के, जो एपेक्स कमेटी को हेड करते हैं, बाकायदा वहाँ पर फॉर्मल अप्रूवल दी गई ऑपरेशन की, और ये IDP जो जंगली डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं इनके लिए बाकायदा फंड जो है वो रिलीज किए। लेकिन रिलीज कैसे किए कि अपने MPA जो PTI के थे और अपने जो वर्कर थे उन्होंने कहा कि आप वेरीफाई करेंगे कि है कि नहीं है। तो जहाँ पर 80,000 एक ट्रक ये देना था, वहाँ पर जो इनके सो कॉल्ड फ्रंटमैन थे उन्होंने अप्रूवल दी और उनको पैसे दिए, लेकिन अभी बैंक आए उनको मिले 40,000। यानी ये अरबों रुपए का इसमें जो है आगा पीछा हुआ है। अब जब एक गवर्नमेंट मौजूद है, उसके जो सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, तो फिर क्यों ये हो कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड अप्रूवल्स और ये सारी रजिस्ट्रेशन करवाई जाए और इसकी फाइनेंसिंग जो है ये की जाए, जो स्टेट का पैसा उसके साथ। उसके बाद जो एक बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ जो गड़बड़ हुई है वो ये है कि इन्होंने कोई पेशावर से कोई शायद 35-40 किलोमीटर बाहर कैंप बनाया, जबकि तीरा जो है वो तकरीबन 150 किलोमीटर है। तो उसमें जो लोग आ रहे हैं वो सारे लाइन में खड़े हैं, बर्फबारी हो गई है, और बजाय कि ये जो है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए IDP की, वहाँ तीरा में खोलते, लोग अपने घर से आते, तो एक आदमी आता वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के चले जाता और वहाँ पर उनको फिर भी घर की कोई ना कोई सहूलत मिलती। इनको मार्च करवाया गया कि आप आके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो वो अब बर्फ में वो अपनी मदद आपके तहत बेचारे जो है, अपने कोई बच्चे मर रहे हैं, कोई फ्रीज कर रहा है, कोई माइयाँ बीमार है, कोई जो भी है, और बजाय कि उनको खाना खाया जाए, यहाँ पर 35 किलोमीटर पेशावर से बाहर ये वहाँ पर 2-4 जगह चढ़ा के तो कह रहे हैं कि जी हमने ये फूड अरेंज कर दिया।
ये टोटल फेलियर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। और इनका इस स्टेज पे ये कहना कि जी हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो कहा ही कुछ नहीं, बिल्कुल। क्यों ये सारे फैसले, ये तो रिकॉर्ड की बात है। चलें, ये सूबे की तो आपने बात की ना, जो विफाक का मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं कह रहा कि फेडरल गवर्नमेंट दुरुस्त है, उनके पास भी रिसोर्सेज हैं, एफसी वहाँ पर है, उनके कंट्रोल है, मुख्तलिफ किस्म की आर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशनल आर्म्स हैं उनके पास जो ये उनकी मदद को आ सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात की हैरानगी जरूर है कि इनके चीफ मिनिस्टर साहब ने बजाय इस बात की तगोदो करें कि वो जो लोग बेचारे फंस के हैं एक्सट्रीम वेदर में, जिनकी बुरी हालत है, जिंदगी मौत के किनारे पे खड़े हैं, जिनका बुला रहे हैं कि बताएं किसने इनको कहा था कि आप वहां से चल पड़े। मतलब वो अभी तक अपना जो है ना वो राजा राजी कर रहे हैं, बजाय जो लोग फंसे हैं उनकी मदद करें। वो बाद में कर लेना यार, आप अपना तस्दीक है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। राना साहब, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन की अगर मैं बात कर लूँ तो एक तशवीशनाक ख़बर जो पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए, उनके लीडर्स के लिए थी, वो ये थी कि खान साहब की सेहत से मुतल्लिक तशवीश का इजहार किया जा रहा है। किसी स्पेसिफिक डिज़ीज़ की भी बात हुई कि उनको कोई दाएं आँख में कोई ब्लॉकेज हो चुकी है। ये भी ख़बरें आ गई कि पिम्स में आपने विज़िट करवा दिया उनका। कुछ हुआ है ऐसा? अगर नहीं हुआ तो प्लान कर रहे हैं कोई मेडिकल एग्जामिनेशन उनका, इफ़ इट इज़ सो वरिंग रिगार्डिंग हिज हेल्थ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर खान साहब को किसी भी किस्म का हेल्थ का इशू है तो उनको बिल्कुल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि उनको फुल मेडिकल फैसिलिटेशन और डॉक्टर की एक्सेस और इलाज की एक्सेस जो है वो दी जाएगी बिला किसी ताखीर के। लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। और पहले भी पीटीआई ने एक दफ़ा प्रोपेगेंडा इस हद तक किया कि उन्होंने खान साहब की हलाकती जो है वो डिक्लेयर कर दी, और फिर इंडियन मीडिया ने भी उस मुद्दे को पिक किया। तो ये हर अरसे बाद पीटीआई इस तरह का भोंडा किस्म का प्रोपेगेंडा करती है, और इनकी सिर्फ यही सियासत रह गई है। इसके अलावा इनके पास कोई और जो है वो अब बाकी नहीं बची। अब आप देख लें कि सूबा भी जो है वो इतने बड़े इशू के ऊपर भी सियासत कर रहे हैं। अभी जो सीएम थे केपीके के, उन्होंने इस हद तक कहा कि जी जो शोहदा के जनाजे हमें इनविटेशन नहीं आया, हमें इनविटेशन आएगा तो हम चले जाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं मुझे जाने नहीं दे रहे। ये देखें, नहीं, ये तो गलत कह रहे हैं ना। जनाजों पे कोई इनविटेशन आता है, कोई खत लिखता है कि जनाजा आ रहा है, भाई हम आपको इनवाइट कर रहे हैं जनाजे पे। आप चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के, आपके पास सीएम सेक्रेटेरिएट है, आपके पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन होती है कि आप जनाजे अटेंड करें। आप तो शोहदा के जनाजों के ऊपर भी जो है वो फजूल किस्म की कमेंट्री कर रहे हैं और उसको भी मुतनाज़ा बना रहे हैं कि हमें इन्विटेशन नहीं आता, हमें इन्वाइट करें तो हम जाएंगे। तो यानी कि अगर इस लेवल पे पीटीआई की सियासत आ गई है, और जितनी ये इन्होंने बात की, आपने इनसे सवाल जो है वो सेब के हवाले से किया, जवाब इन्होंने टमाटर के, यानी कि कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि बात क्या कर रहे हैं। तो ये इनके पास ना कोई जवाब है। आपको जो इनका बयानिया है, इनका जो बयानिया है, इनका जो बयानिया, जो इनकी ऑफिशियल बयानिया जो सीएम लेते हैं, उसको ये यहाँ डिफेंड नहीं कर सकते। यहाँ वो बात ही कुछ और कर रहे होते हैं। नहीं, वो सीएम साहब राना साहब, सीएम साहब तो उनके ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मेरे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या नाअहल करेंगे मुझे या मेरी जान को खतरा है। तो अगर इस नहज पे अब आप ले आए हैं सुहेल साहब को, तो ऑब्वियसली वो रेडिकल स्टेटमेंट्स ही देंगे ना। आपने इतना एंडेंजर कर दिया उनको। नहीं, हम इस नहज पे लेके आए, क्या हमने सीएम साहब को जो इन्होंने जनाजों पे जो स्टेटमेंट दी है, क्या ये हमने, क्या उन्होंने अटेंड करने थे या वो उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं? क्या यहाँ अगर देखें, मैंने तो यहाँ तो 3 तिरा के ऊपर, तिरा वैली पे 3 ऑप्शंस डिस्कस हुई डिटेल में कि किस तरीके से इसको मैनेज करना है। फिर तीसरी एक ऑप्शन के ऊपर के इनखला तो होता ही है 60-70% लोगों का, तो ये टाइम है कि आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें, और कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन नहीं हो रहा। ये सब कुछ जब बातचीत के साथ आगे बढ़ा, एलोकेशन हो गई, तो ये तो उससे भी यू टर्न ले गए। तो झूठ कौन बोल रहा है, अवाम को गुमराह कौन कर रहा है, मुतनाज़ा कौन चीजों को बना रहा है, किसका एजेंडा है कि हमने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया किस लिए गया था? एक ही मकसद था कि मुल्क के अंदर जो है वो तसादम की सूरत हाल पैदा हो, और ये जो है एक ऐसा माहौल बन जाए एनआरकी का कि आपको खान साहब को कोई रिलीफ दे दे। इनके तो जो अपने वजीर हैं,
वो कहते हैं हमारी प्रायोरिटी इमरान खान की जो है वो को रिलीज कराना है, हमारी प्रायोरिटी केपीके की इमाम नहीं है, उनकी डेवलपमेंट लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उनकी उनकी जो है भलाई या उनकी अपलिफ्टिंग नहीं है। तो जब आपकी ये खुद ही ये वो कहें कि हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 ही ये है, एक ऐसा सूबा जो दहशतगर्दी से घिरा हुआ है, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को और सूबे को। ठीक, इस पे अहमद साहब आप कुछ रिस्पॉन्ड भी करना चाह रहे थे, और इसके अलावा मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। देखिए, चलें आप जवाब दे लीजिए, मैं सवाल करता हूं। पहली बात तो इन्होंने अभी की कि जी ये झूठी खबरें उड़ाते हैं इमरान खान की। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जो ये बातें कर रहे हैं बाकी जो हैं, आपने देखे हुकूमत को अपने भी गिरबान में मुंह झांक के जो है देखना चाहिए कि हुकूमत खुद कैसे बैठी हुई है। कोई उसमें असलियत की, कोई इसमें सच्चाई की कोई रमक हो तो आप कहें कि जी ये फलां झूठ बोल रहा है। सबसे बड़ा झूठ तो आप खुद बोल रहे हैं। आपके पास ना मैंडेट था, आपने झूठे ओथ लिए, आपके पीछे ताकत का इस्तेमाल किया, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया आपने, रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया आपने, जुडिशरी को अपने अंगूठे के नीचे दबा दिया। अब आप इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं? इतनी बड़ी आपके देखें ऑडिट रिपोर्ट आपने, फिर आप कहते हैं कि जवाब देते हैं दूसरे। जो हालात हैं वो मैं उनके मुतालिक बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई कि 375 ट्रिलियन रुपीस की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है। इसका आज तक जवाब आया? वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए थी, वो दबा के बैठे हुए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको क्या बताऊं? आपको इससे अभी आपका टाइम खत्म हो जाएगा, मैं डिटेल और बतानी शुरू कर दूं आपको। नहीं, इसका एक जवाब है अहमद साहब, इसका एक जवाब आया वो सुन लीजिए। इलेक्शन एक्ट है जो 2017 का, उसका जो सेक्शन 138 है उसमें तरमीम मंजूर की गई है, और इसके बाद चेयरमैन सेनेट को असासों की तफसीलात शाया ना करने का इख्तियार मिल चुका है ताकि जो पार्लियामेंटेरियनिज्म के एसेट्स ना सामने इसीलिए ये तो आया ना जी। अच्छा, देखिए मेरी बात सुनिए, ये जवाब बताइए, ये जवाब किस बात की निशानदेही कर रहा है? ये आपने बताना है। करप्शन को इतना सरेआम करने की निशानदेही कर रहा है। ठीक, कि आप उसको कुछ छुपा के रखें, को बोले ही ना, बात ही ना करे। जुडिशरी वैसे आपने खत्म कर दी, और कोई जो मर्जी खा जाओ, लूट जाओ पाकिस्तान का खजाना। गरीब आवाम जो है बिलो पॉवर्टी लाइन की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, 50% से ज्यादा आज हो चुकी है आपके अपने अंदाजे के मुताबिक। तो आप बताइए इस मुल्क में किस तरीके से कौन सांस लेगा और कैसे कोई जिंदा रहेगा? क्या करना चाह रहे हैं ये? और ये एक्यूज कर रहे हैं सारा पीटीआई को उसके लिए। ये मैं यही अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, और ये बातें रेलेवेंट है। ये उस बात को पकड़ लेते हैं, आप शाखों को पकड़ेंगे, जड़ को जब तक बीच में से उसकी खत्म नहीं करेंगे, उसकी बुनियाद को, जहां से कोई कंटेंशन और प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उस बुनियाद को खत्म नहीं करेंगे तो ये आगे मसला तो हल होगा ही नहीं कभी। कभी आपने अनवारुल्लाह काकड़ से पूछा कि तुमने ये किस अथॉरिटी से ये बयान दे दिया था? कौन सी अथॉरिटी थी तुम्हारे पास? आज सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से क्रिएट हुई है। अच्छा, ठीक ठीक, लेकिन कोई इसको पूछने वाला नहीं है। ठीक है, इस पे जो एहतजाज का रिस्पांस है पीटीआई का, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन इससे पहले दानियाल साहब, ये बड़ी तशवीशनाक बात नहीं है ये जो हमने देखा शाजिया मरी साहिबा की तरफ से ये लेजिस्लेशन मूव करवाई गई, और अब ये है कि जो सेनेटर है या फिर जो कौमी असम्बली का रुकन है, अगर उसके एसेट्स ही कौम नहीं जान सकती तो उसने किसको आंसरेबल होना है फिर इसके बाद में? क्या मोटिवेशन है इसकी? मसला ये है कि IMF ने पिछले 2 सालों से और माजी के प्रोग्रामों में भी ये कहा है कि जितने भी अफसर हैं ग्रेड 17 एंड अबव, उन्होंने एसेट डिक्लेरेशन करनी है, और वो एसेट डिक्लेरेशन एक पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनना है, और कोई भी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है और विसल ब्लोइंग भी कर सकता है। और यही मयार था सेनेट का और नेशनल असेंबली का और प्रेसिडेंशियल असेंबली का। और इसमें बावजूद इस बात के कि कोई उसके ऊपर स्टडी या एक्शन वगैरह या जैसा नहीं बनाया गया था कि किसी ने गलत एसेट डिक्लेरेशन की हो या उसके बारे में कोई कार्रवाई हुई हो, लेकिन ये जरूरत कमीशन में और FCR ने एक पूरा SOP नैब के साथ मिलकर 15 था, जिसके तहत ये एसेट्स जो है पार्लियामेंटेरियन के, उनको स्क्रूटनी करने का एक निजाम बनाना। तो अब मसला ये है कि IMF जब आप जमहूरियत की बात करते हैं, वहाँ बैनुल अक़वामी सतह के अदारे जो है उनकी बात हो जाती है कि ये तो हमारी डेमोक्रेसी है, ये तो हमारा लॉ मेकिंग है, पार्लियामेंट हमारी सॉवरेंटी है। तो अब जब तक तो ये सेनेट और नेशनल असेंबली तक था, कितने साल हो गए हैं? मुझे याद है जब मैं पहली दफा इलेक्ट हुआ उसके बाद से जल्दी ये शुरू हो गया था, यानी 20-25 साल हो गए।
अब जब से वो रिव्यू आ रहा है IMF का और ये रियल होना है कि आपने पब्लिश किए नहीं किए, जबकि उन्होंने वादा किया था, हर दफा वादा करते हैं, इस दफा दिसंबर में इन्होंने आखिरी वादा किया था कि हम ये जो है ये क्लियर कर सकते। अब इन्होंने जवाब बनाना था कि इसको हम ऊपर पानी करते, तब आप देखते हैं ऐसी 7,000 जर्नलिस्ट आते हैं जो उन्होंने ला के सेनेट में ये अरसा दराज से चल रहा था पार्लियामेंट के लिए, इसमें कोई इशू नहीं था, सब ये करते थे। हर साल ये आ जाता था कि फलाने फलाने ने नहीं किया, उनकी रुकनीत सस्पेंड होगी, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो कर देते थे, वो बहाल हो जाती थी। मेरी भी हुई है पहले, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई आसमान नहीं गिर पड़ा था। लेकिन आप देखते जब उनकी दम पे पाँव आया, जो असल है सियासतदानों को तो बेचारों को टुकड़े मिलते हैं जो मेज से गिर जाते हैं ब्यूरोक्रेसी के, जो करप्ट है उनको तो वो मिलते हैं, असल तो ये है सब। तो जब इनकी बारी आई है तो उन्होंने कहा कि यहाँ से कान पकड़ाने इनके। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट के बियॉन्ड कंट्रोल हैं ब्यूरोक्रेट सारे? नहीं, आप तमाशा देखें ना, IMF को कन्विंस कर रहे हैं कि ठीक है हम ये करते हैं, कमिट किया इन्होंने खुद, और बार बार उन्होंने उसके ऊपर डिले करने की कोशिश की है। अब इधर से कान पकड़ लिए, कैसे नहीं तो फिर आते। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, है तो ये ह्यूमिलिएटिंग बात ही है, क्योंकि एक पब्लिक का नुमाइंदा जो है उसको इतनी रिजर्वेशंस क्यों है कि उसके असासे ना पब्लिक किए जाएं। और दूसरा ये कि इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी रिसेंटली 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बिजनेस कम्युनिटी ने की, एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है, तजारती खसारा बढ़ रहा है। जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट था सिंगल डिजिट की उम्मीद थी, लेकिन 10.5% पर है। टेक्सटाइल मिल्स ये क्लेम कर रही हैं 150 मिल्स बंद हो चुकी हैं। तो जो परफॉर्मेंस को गवर्नमेंट चैंपियन कर रही है वो नज़र तो नहीं आ रही। देखें, जहाँ तक एसेट डिक्लेरेशन की बात है, मैं तो इससे एग्री नहीं करता। मैं तो समझता हूँ कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स अगर इलेक्टेड हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स हो, उनके असासे पब्लिक के पास अवेलेबल होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको जो है पब्लिक को एक्सेस होनी चाहिए कि जो उनके नुमाइंदे हैं वो क्या वेल्थ ओन करते हैं। वैसे आप पार्टी लाइन से डिविएट नहीं करेंगे ये बात करके? देखिए, ये मैं तो पर्सनली समझता हूँ कि ये जरूरी है और ये ट्रांसपेरेंसी मौजूद होनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता अगर ये पार्लियामेंट ने पास किया है, मैं पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं आई डोंट एग्री विद दैट, नंबर 1। लेकिन दूसरी बात, जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, एक तो ओवरऑल जो टैरिफ्स के हवाले से एक जंग चढ़ी हुई है, मैं समझता हूँ बिल्कुल ये चैलेंज है हुकूमत के पास एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। और सबसे बड़ा चैलेंज जो उसके अंदर आ रहा है वो टैक्स रेट्स हैं। हम IMF रजीम में हैं, हम उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम टैक्स के अंदर कमी लेके आएँ ताकि लोगों के लिए आसानी हो। इसी तरह अगर बिजली के रेट हैं उनके अंदर हमने कमी लाए हैं हम लोग, हमने IPPs के मुआहदों को रीनेगोशिएट किया है, लेकिन अभी भी हम एडमिट करते हैं कि रीजनली कंपेटिटिव रेट्स नहीं है। गैस के अंदर भी रीजनली कंपेटिटिव रेट्स नहीं है और फिर ये सारे मामले जो हैं एक्सपोर्ट्स के लिए एक चैलेंज बन जाते हैं। इनको हम एक्सपोर्टर्स के साथ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई हल निकालें। अभी और एग्रीकल्चर देख लें, वो गंदम और आलू का जो सूरत हाल हुई है, वो एग्रीकल्चरल इमरजेंसी लगाने के मुतालबे कर रहे हैं। 1 लाख रुपए का कोई ठेका नहीं खरीद रहा। तो ये तो बैकबोन थी ना इकोनॉमी की हमारी। देखिए, इसके अंदर अब ये डबल, अभी दुनिया भर में ये चैलेंजेस हैं। कमोडिटीज, जो फूड रिलेटेड कमोडिटीज है और उसके अलावा आपकी जो टेक्सटाइल की डिमांड है, और आप अगर यूरोप की, तो हमारी देखें एक्सपोर्ट मार्केट यूरोप है, अमेरिका है। दोनों कंट्रीज जो हैं इस वक्त, दोनों रीजन्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है। लेकिन हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो हमें खुद हल करने हैं। हम इंगेज कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स को और कोशिश कर रहे हैं कि उसका सोल्यूशन निकालें। चलें अहमद साहब, मान लिया हमने आपकी बात कि गवर्नमेंट जो है इनएफिशिएंसी है या फिर महंगाई बढ़ रही है, मईशत ठीक नहीं है, असासे छुपाना चाह रहे हैं। जो आपका रिस्पॉन्स है, लोगों को उससे उम्मीद होगी ना, जो आपकी ऑडियंसेस हैं। अब अगर आप इसके रिजल्ट में ये कहेंगे कि 8 फरवरी को दुकानें बंद कर दो, दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आप करेंगे क्या इस सब को रोकने के लिए? देखें, सवाल ये है, देखिए सवाल ये है कि प्रोटेस्ट कैसे करें। यहाँ पे यही मैं आज बात कर रहा हूँ कि हमारी और ऑपोजिशन की और पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि आइन नाम का मौजूद है, कानून कोई नहीं है। कोई उसको उसकी जो है उस दस्तरस जो है वो आइन की कहीं है ही नहीं है। अपनी मर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है।
नाम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अहमद साहब एक और कानून मसला नाम भी से है जहाँ ना, पे जब चीज़ कोई नहीं पार्टी जाती है ना ऑपोजिशन में, बड़ी आइडियोलॉजिकल भी हो जाती है। जब आपका दौर था 45 ऑर्डिनेंस नहीं, पास किए आपने, ideologically- 45 ये आप ठीक ऑर्डिनेंस कह रहे पास हैं। किए, आप ठीक कह रहे हैं कोर्ट कि ने बात- कहा कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें, देखिए आपने ना, असेंबली तोड़ दी। मैं आइन आप- की रिस्पेक्ट मैं की आप- किसने? आप देखो जी आइन की रिस्पेक्ट इस हद तक तो नहीं आएंगे। देखिए ना, इवन मार्शल के दौर जो आए थे, ज़िया-उल हक का दौर आया था, परवेज मुशर्रफ का दौर आया था, आइन को नहीं किसी ने छेड़ा। वक्ती तौर पे जो उन्होंने अपने दौर तक जो किया सो किया। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सदियों रहता है। अब तो आइन का आइन ही खत्म कर दिया आपने बीच में। आप देखें तो सही क्या हाल कर दिया उसका। ना वहां पे व्हाट इज पीटीआई's रिस्पांस टू दिस? जुडिशरी का कोई कॉन्सेप्ट आप सोचिए ना, ये 26 से 27वीं तरमीम को कभी देखा है, कभी गौर किया इसके ऊपर आपने? और बिल्कुल। किस तरीके से लाई गई है ये? तो मैं बता रहा हूं आपसे, ये जुर्रत जो है ये ज़िया-उल हक ने भी की थी। उसने भी जुबानी कहा था कि व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आई कैन टेयर इट आउट एनी टाइम, इट्स अ बुकलेट ऑफ 10 to 12 पेजेस, ये उसने कहा था। लेकिन अब तो प्रैक्टिकली उसको फाड़ के फेंक दिया गया है, क्योंकि उसके ऊपर उसकी कोई बात नहीं बाकी रह गई आइन की। तो ठीक, ना इंडिपेंडेंट, वो तीसरा सतून जो कहते थे इंडिपेंडेंट सतून है जुडिशरी का, उसको गिरा दिया, उसकी जगह एस्टेब्लिशमेंट का सतून खड़ा कर दिया आपने। अहमद साहब आपका वे आपने- फॉरवर्ड क्या है? मैं तो ये जो- पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट इज योर सोल्यूशन टू ऑल दिस? जो मैं आपने वे claim फॉरवर्ड, किया है? सुनिए, हाँ सुनिए, हाँ बताता हूं मैं। देखिए अभी भी कहूंगा, मेरा वे फॉरवर्ड है कि खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए कोई निगोशिएशन का अक्रॉस द टेबल बैठने का तरीका निकालें, अपने मामलात को, ठीक है। खौफ अपने दिलों से निकाल दें, पाकिस्तान को मद्देनजर रखें Point आ और गया। आप बैठ के ऑपोजिशन के साथ प्रॉपर तरीके से बातचीत करें, ठीक है। और कहीं नतीजे पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आई हैव द लास्ट और यही पाकिस्तान मिनट, के लिए पॉइंट आ सबसे गया। इस वक्त जरूरी। ठीक है, इस पे मुझे बताइए दानियाल साहब, आपको भी लगता है ये सोल्यूशन है? और जो पीटीआई का रिस्पांस है कि 8 फरवरी को अब वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट की कॉल दे रहे हैं, अगर पंजाब में वो स्पेस लेने की कोशिश करेंगे, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि बसंत पे आपने वो पतंग नहीं उड़ानी जिसके ऊपर किसी की शक्ल या तस्वीर लगी हो, तो फिर वो कैसे अलाउ कर देंगे पीटीआई को बाहर निकलना, बिजनेस बंद करवाना? मैं इस पे आता हूँ जी, लेकिन आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो बहुत ही अहम है। मैं उसके ऊपर एक बात करना चाहता हूँ। जी, ये जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में इन्होंने 0.5% कम किया था पॉलिसी रेट को, और ये बिल्कुल उसके बाद आया था जबकि IMF ने अपनी अप्रूवल दी थी, और उसमें उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था कि एक कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े, तो स्टेट बैंक को इसको कॉशियस अप्रोच देना चाहिए। जबकि उस वक्त भी जो कोर इन्फ्लेशन है वो 7.4% पे तक थी। अभी भी इस मीटिंग में भी उन्होंने 7.4% बताया। ये टेबल टेनिस खेलते हैं जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, बेस इन्फ्लेशन है, और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो इन्फ्लेशन है, जिसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक, तो इसमें बाजी पे जब ये इन्फ्लेशन हाई थी तो ये कोर इन्फ्लेशन बताते रहे। अब इनका अपना टारगेट जो है ये 5 to 7% है स्टेट बैंक का। जब कोर इन्फ्लेशन 7.4%, कोई तुक नहीं बनता कि आप कम करें। सवाल ये पैदा होता है कि बिजनेस कम्युनिटी को तो बेवकूफ बनाया गया। एक चीज होती है कोलैटरल डैमेज, ये अभी जो 0.5% कम हुआ, ये कोलैटरल बेनिफिट था। असल इसका मकसद ये था कि जो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो सकती पहले हाफ में, जो 330 अरब रुपए इनकी कम हुई है, बावजूद कि इन्होंने अपने वो सारे जो ना जौहर दिखाने की कोशिश की है, बिल्कुल होंडा से बनाया है FDR में, जिसमें वो बाद में किसी दिन बात कर लेंगे, लेकिन वो कभी काम कर नहीं सकता था, और वो PF ने अपने लिए बनाया, वो FDR के लिए बना ही नहीं। तो उसके बावजूद वो है पैसे भी दे दिए और रेवेन्यू फिर भी ना आया, और इसमें फिर उसको कवर करने के लिए ताकि एंडर से उन्होंने कमिटमेंट की हुई है कि हम प्राइमरी सरप्लस करेंगे। बट दानियाल साहब, इज इट अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी? और अगर ऐसा ही है तो फिर किस तरह ठीक फिक्स कैसे करना है? मेरी काइंडली बात मुकम्मल। पिछले साल 8% ये पॉलिसी रेट की कमी में 130 बिलियन रुपीज को बचते थे। ठीक है, इस साल में उससे ज्यादा होगा, तो 0.5 का मतलब 700 बिलियन इनको साल में दानिया साहब बात कर लें, 2 लफ्ज कम है। पेमेंट से बचना है। ये बिल्कुल वो ये अमाउंट है जो 2 हिस्सों में 330 अगर आप 2 दफा करें तो तकरीबन 7 में बनता है। अच्छा, इन्होंने बजाय अपना टैक्स कलेक्ट करने के जो अमीरों के साथ होना था, इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम करके उस हल्के को जो अच्छा किया उनको नवाजने की कोशिश की, ठीक। अपनी शक्ल छुपाने की कोशिश चल मेरे पास वक्त कम है दानियाल साहब। ठीक, और आवाम को इन्फ्लेशन दे दी। ठीक है, अहमद साहब, यू कैन मेक योर कमेंट, 10 seconds।
मैं सिर्फ इतना कहूँगा दानियाल साहब, आवाम को ये तो पुरानी बात छोड़ें, अब तो 4 साल से, आप 3 साल से, 4 साल से आपकी हुकूमत चल रही है। सवाल ये है इस वक्त, मैं सब इतनी बात करूँगा आपके सामने। दानियाल साहब की आप हुकूमत बहुत तो सारी नहीं है बातें वैसे। बिल्कुल अच्छा, नहीं दानियाल साहब की नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ हुकूमत की, कि ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप कह रहे हैं जो हम बुक्स के सामने हिसाब से वो ठीक होंगी, ठीक। लेकिन प्रैक्टिकली अब आगे टीमें होती थी जो बाकायदा जाके रिटेलर के पास जाके चेक करिए, एट रैंडम चेक करती थी कि ये क्या चीज किस भाव से बिक रही है। ठीक, ठीक। इतनी महंगाई कोई कंट्रोल नहीं है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। इसके लिए बाकायदा ये प्रोसीजर मौजूद है, लेकिन उस लेवल के ऊपर कोई जाके काम नहीं करता। नहीं, वो ग्लोबल ये फिनोमेना problem भी जो है, है, जैसे common राना man- हसन साहब कह रहे हैं। ठीक है। कॉमन मैन सफर कर रहा है। मैं ये चले, बात कर रहा हूँ वक्त आपके खत्म साथ। हो गया। बहुत उससे शुक्रिया, common बहुत man शुक्रिया सफर राना कर एहसान साहब, दानियाल अजीज साहब, दवैस साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।